92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies। हम फिल्में क्यों देखते हैं, हम गाने क्यों सुनते हैं, हम कविताएं क्यों पढ़ते हैं, हम किताबें क्यों पढ़ते हैं, हम लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नफरत की कई वजह हो सकती हैं तो प्यार का एक कारण भी काफी है, एक वजह भी काफी है। हम उसी वजह को तलाशते रहते हैं और हमें उसी वजह को तलाशते रहना चाहिए, तभी जिंदगी का मजा है। ये बात अगर कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो मजा आता है दुनिया का, जिंदगी का। यही करते हैं 92.7 बिग एफएम पर हम हर रोज। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। तो बर्थडेज के इस सीजन में कल एक ऐसे लेजेंड की बर्थ एनिवर्सरी है जिन्हें देखकर हमने अपना पैर थिरकाना सीखा, हमारे हाथ घूमने लगे। सही मायने में जिन्हें इंडिया का पहला जेन्युइन रॉक स्टार कहा जा सकता है, शम्मी कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी एक दिन में तो सिमट नहीं सकती, तो सेलिब्रेशन आज भी चलेगा और कल भी। द फर्स्ट जेन्युइन रॉक स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा, शम्मी कपूर साहब के बारे में जानने को, जैसे कि ये रॉक स्टार का जो खिताब मिला, जो इमेज उन्होंने लिया, वो किस फिल्म से आया? प्लानिंग करके आया या एक्सीडेंटली आ गया? आदित्य राज कपूर साहब, उनके बेटे, बताएंगे हमें। खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ होने वाले हैं आज 8 से 9 बजे के बीच। और पूरे नवरात्रे में बात करता रहा हूं उन औरतों से जो मिसाल बनी हैं, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड में कदम रखा जो मर्दों की जागीरदारी समझी जाती थी एक तरीके से। आज कौसर मुनीर मेरे साथ होने वाली हैं, जानी मानी लिरिसिस्ट, और क्या गजब लिखती हैं। फलक तक चल साथ मेरे, क्या खूबसूरत लाइन्स हैं ये। वो बताएंगी कि क्या वजह है कि अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास देखें तो हार्डली हमें कोई फीमेल लिरिसिस्ट गीतकार दिखाई देती हैं, और क्या फर्क पड़ता है जब एक फीमेल लिरिसिस्ट गाने लिखती हैं बजाय इसके कि एक मेल लिरिसिस्ट गीतकार गाने लिखे। तो कौसर मुनीर खासतौर पे मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर आज 9 से 10 बजे के बीच। और अजीब इत्तेफाक होते हैं, कल रात भर यही डिस्कशन चलता रहा और न्यूज फ्लैश होता रहा कि वीरेंद्र सहवाग ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। लेकिन तभी आधे एक घंटे के अंदर क्लैरिफिकेशन भी आता है वीरेंद्र सहवाग की तरफ से कि नहीं, अभी वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, अभी और खेलना बाकी है शायद। और हम चाहेंगे कि वीरेंद्र सहवाग खेलते रहें क्योंकि कमाल का एटीट्यूड है, कमाल के प्लेयर हैं। वैसे प्लेयर का मिलना बहुत कम होता है। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि आज हम सबके बहुत ही ज्यादा चाहे थे, वीरू का बर्थडे है, वीरेंद्र सहवाग का बर्थडे है। तो विशिंग वीरेंद्र सहवाग का वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम बहुत खुश हैं हम सब कि रिटायरमेंट की जो न्यूज थी वो सही नहीं थी। अभी आप और भी खेलेंगे, और क्या कमाल के प्लेयर हैं। किस प्लेयर को हमने देखा है कि वो 294 पर हो और छक्का मार के अपनी ट्रिपल सेंचुरी पूरी करे? वो ये जज्बा सिर्फ वीरेंद्र सहवाग का हो सकता है। कई रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम के, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका एटीट्यूड। एकदम बेफिक्र होकर, बिंदास होकर खेलते हैं। ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक और हसीन इत्तेफाक, क्रिकेट की ही बात करूं तो करीब करीब इसी मिजाज के एक बहुत ही बिंदास प्लेयर जो जब तक खेलते रहे, बैटिंग करते रहे, उनकी आवाज तक हमने नहीं सुनी, अब क्या बोलते हैं, क्या गुदगुदाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब का भी बर्थडे है। विशिंग नवजोत सिंह सिद्धू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। फिलहाल तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, काफी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, लेकिन ट्विटर पे जो फोटोग्राफ्स उनके आते रहते हैं, पिक्चर्स आते रहते हैं, ये लगता है कि रिकवर कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी रिकवर करें, फिर से हंसें हंसाएं। सिद्धू साहब, हम सबकी यही दुआ है। कमाल है, बर्थडेज का सीजन कमाल होता है, अक्टूबर का महीना कमाल होता है। आज 20 अक्टूबर है और आज बर्थडे है उस शख्स का जिन्होंने 90s को डिफाइन किया, 90s के रोमांस को डिफाइन किया। कुमार सानू जी की बात कर रहा हूँ। विशिंग कुमार सानू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अभी हाल में ही 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो आए थे और बहुत ही तसल्ली से बात हुई उनकी, और एक बहुत ही मजेदार सवाल उठा। मैं कभी कभी सोचता था कि जैसे तो किशोर दा के कवर भी गाए हैं आपने, उनके गाने गाते रहते हैं, सुनाई भी देते हैं, सारे गाने गा दिए। अगर मैं कहूँ कि रफी साहब का सबसे अच्छा गाना कौन लगता है आपको? रफी साहब का बहुत सारा, रफी साहब का गाने की देखिए ना, मेरा जैसा एक गाना था जब प्यार किसी से होता है, उसमें सारे गाने मेरा था जी, उसमें एक गाना था मदहोश दिल की धड़कन। हो बिखरा जुल्फे सो जाऊं, ये जो है ना, ये रवि साहब का स्टाइल था जी। तो रवि साहब से मैंने वो सब चीजें सीखा था। ठहराव जो होता है ना, कोई गाना जैसा कि आज मौसम बड़ा
बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम, होने वाला कोई है तूफान है बड़ा तूफान है आज मौसम। और ये मजेदार बात होती है ना कि अक्सर जिन्हें हम किशोर कुमार साहब से रिलेट करते हैं, रफी साहब के भी वो उतने ही बड़े मुरीद हैं। एक बार फिर से विशिंग कुमार सानू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज 12 बजे आज रानी आती हैं हमारी बिग मेम साहब, वो तसल्ली से बात करने वाली हैं कुमार सानू के बारे में, 90s के प्यार भरे नगमे, और जिन्होंने रॉक एंड रोल को डिफाइन किया, जिन्होंने एक रिबेल एक्टर को डिफाइन किया, शम्मी कपूर साहब। कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत, लेजेंड है वो, तो एक दिन में बात कैसे पूरी होगी। तो 2 दिनों तक उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाला हूं, और अगर साथ में उनके बेटे हों आदित्य राज कपूर साहब, तो उनसे अगर बातचीत हो तो क्या बात है। तो आज आदित्य राज कपूर मेरे साथ होने वाले हैं 92.7 बिग एफएम पर, और उनसे जानने की कोशिश होगी कि ये जो रॉक स्टार वाली इमेज उनको मिली या उन्होंने खुद बनाई अपने लिए, वो एक्सीडेंटली हुआ या प्लानिंग के साथ, थोड़ी देर में। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल ये कि मनमोहन देसाई साहब और शम्मी कपूर साहब रिलेटेड हैं आपस में, कि शम्मी कपूर साहब की बेटी की शादी मनमोहन देसाई साहब के बेटे यानी कि केतन देसाई से हुई है। ये बताइए कि मनमोहन देसाई साहब की कितनी फिल्मों में नजर आते हैं शम्मी कपूर साहब। मैं गेस्ट अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, फुल फ्लेजेड रोल्स की बात कर रहा हूं। याद करें और बताएं। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और शम्मी कपूर साहब का नाम आता है तो डांस का जिक्र होता है, नवरात्रि की बात होती है तो डांस का जिक्र होता है। तो अगर गरबा करने का मौका फाल्गुनी पाठक के साथ मिले घाटकोपर गुजराती समाज में, तो क्या बात है। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। पहले ऐसा कहा जाता था कि सबसे साधारण खाना है जो बहुत ही आराम से मिल जाता है, कोई भी खा सकता है, वो रोटी, दाल और सूखे प्याज होते थे। क्या अब हम ये बात कह सकते हैं? क्योंकि शायद सबसे महंगी चीजों में इनकी गिनती होने लग गई है। प्याज हमें रुला रही थी और अब दाल की बारी है। 200 रुपए किलो दाल अब जाकर सरकार सख्ते में आई है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया है कि तूर दाल और अरहर दाल की होर्डिंग करता हुआ कोई भी ट्रेडर या व्यापारी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 15,000 रुपए पर क्विंटल अभी तूर दाल की कीमत मार्केट में चल रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो दाल, ये कमाल है। ये कैसे हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमेशा सरकार लेट ही क्यों आती है, हिंदी फिल्मों के पुलिस की तरह। 70s याद करें। पानी की भारी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, और अब महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र ऐसा कहा जा सकता है कि टैंकर्स पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि पानी नहीं है पीने के लिए, खासकर मराठवाड़ा रीजन में। 637 टैंकर्स चाहिए इस साल, अगर अक्टूबर 19 की बात करें, कल की बात करें। और पिछले साल अगर यही नंबर देखें तो ये सिर्फ 49 था, मतलब 49 टैंकर्स पिछले साल। इस साल 637 टैंकर, जिसमें से 473 टैंकर मराठवाड़ा रीजन में चाहिए। तो जब भी हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हों तो एक बार सोच लें कि पानी की कितनी किल्लत है। और वीरेंद्र सहवाग ने अभी रिटायरमेंट नहीं लिया है, फिलहाल वो दुबई में है। और कल ये न्यूज ट्रेंड कर रहा था, न्यूज चैनल्स पर भी, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर उनको रिटायरमेंट अनाउंस करना भी होगा तो वो हिंदुस्तान वापस आकर रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी वो रिटायर नहीं हुए हैं, ये अच्छी खबर है। कल द फर्स्ट जेन्युइन रॉक स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा शम्मी कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा कि आज और कल दोनों दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरी बात कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर शम्मी कपूर साहब के बारे में बात करने के लिए उनके बेटे आदित्य राज कपूर साहब साथ में हो तो क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत 92.7 बिग एफएम पर आदित्य आपका। और शम्मी जी की बात करूं तो जो इमेज बनी हुई है हम सबके जहन में, वो एक रिबेल रॉक स्टार की इमेज आती है, जो 60s में हमें शम्मी जी की फिल्मों से पता चलता है। ये पर्पस के साथ बनाई गई थी या बस बन गई थी? वाकई आपने एक नब्ज पकड़ ली बिल्कुल शम्मी जी की, क्योंकि शम्मी जी रिबेल स्टार पैदा नहीं हुए हैं जी। शम्मी जी की करीबन 6-10 पिक्चरें पहली नाकामयाब हुई हैं जी, और वो बहुत मायूस हो गए थे। उन दिनों उनकी शादी भी हो चुकी थी जी जी। एंड ही वाज मैरिड टू गीता बाली जी, जो मेरी माँ है जी।
वो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी अपने जमाने की। जी, वो सुपरस्टार थी उस जमाने की। और उनकी पेयरिंग थी देवानंद साहब के साथ में। वो बाजी जैसी फिल्में। हाँ जी, शम्मी जी की पोजीशन उस वक्त पूरे कपूर फैमिली में इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि उनके बड़े भाई राज कपूर ही सुपरस्टार बन चुके थे। वो फर्स्ट फिल्म कौन सी रही आपके हिसाब से जिससे आपको लगता है कि शम्मी जी का एक जो नया इमेज था वो लोगों को दिखाई दिया? वेल, ये तो सब जानते हैं कि तुम सा नहीं देखो और दिल देके देखो, पहली 2 पिक्चरें थी, यहाँ से बात शुरू हुई। बट अगर आप शम्मी जी की एक पिक्चर देखे जो ब्लैक एंड व्हाइट की रही है, मेड बाय अनदर डायरेक्टर जिनका नाम है शक्ति सामंत, चाइनाटाउन। आई कंसिडर दैट टू बी वन ऑफ शम्मी जीज मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म्स। करेक्ट। ब्लैक एंड व्हाइट में शम्मी जी ने चाइनाटाउन में डबल रोल में जो माइक का काम किया, शायद ही कोई उस जमाने में कर पाए। बार बार देखो, 1000 बार देखो। और कैलकाटा का जो रूप है, करेक्ट, चाइनाटाउन का जो खास रूप है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू एंड ही डिड इट वेरी वेल। ब्लैक एंड व्हाइट की पिक्चर, वेरी वेल, आई हैव सीन दैट फिल्म। और क्यों प्रोफेसर को बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म मानते हैं शम्मी कपूर साहब के करियर में आदित्य राज कपूर साहब, उनके बेटे, जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। कल शम्मी कपूर साहब, द लेजेंड शम्मी कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। द रॉक स्टार, फर्स्ट जेन्युइन रॉक स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा। आज और कल दोनों दिन सेलिब्रेट करूंगा उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, और उसमें शरीक हुए मेरे साथ खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर शम्मी कपूर साहब के बेटे आदित्य राज कपूर साहब। तो आदित्य, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। और अगर उनकी इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात करूं, खासकर अर्ली 60s में, तो एक फिल्म जिसके बारे में हम बात कर भी रहे थे, प्रोफेसर 62-63 के आसपास की फिल्म होगी, जंगली के बस बिल्कुल बात वही। हाँ, बात रिलीज हुई है। तो जैसे मैं समझता हूँ कि शम्मी जी ने 2 सिक्सर मारे एक साथ में, इमीडिएटली, वन आफ्टर द अदर, राइट। और उसके बाद तो खैर उनका पूरा करियर एक हैट्रिक जैसा ही चला है। जी। तो प्रोफेसर के अंदर शम्मी जी ने और लेखराज टंडन जी ने जो काम किया है, काबिले दाद है वो। Who would have thought, कौन सोच सकता था कि शम्मी कपूर और ललिता पवार का एक लव एंगल हो सकता है, और जब आप देखते हैं आप यकीन कर लेते हैं कि हाँ, हो सकता है। मुझे हंसी आ रही आपकी बात पे। आप उनको देखिए, दे लुक सो क्यूट एंड रोमांटिक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जंगली में ललिता पवार जी माँ बनी है शम्मी कपूर जी की, और अगली फिल्म में वो उनकी लव इंटरेस्ट है। और क्या क्यूटनेस है, दोनों ऊपर है। आप एफएम से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं शम्मी जी और ललिता पवार जी से, कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी गुफ्तगू आप पकड़ लीजिए। ललिता जी ने जो अपना जो एक नजाकत दिखाई है, प्यार करने के शीशे के सामने जो उनका जो सीन है, बिल्कुल, जब वो अपना मेकअप कर रही है, बेहतरीन। इट इज एज गुड एज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट। और एंजॉय करते थे अपने किरदारों को शम्मी कपूर साहब। प्रोफेसर देखकर ऐसा लगता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म शम्मी कपूर साहब के करियर में, उसके बारे में कुछ खास बताने वाले हैं आदित्य राज कपूर साहब, शम्मी कपूर साहब के बेटे। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मनमोहन देसाई साहब की कितनी फिल्मों में नजर आते हैं शम्मी कपूर साहब, गेस्ट अपीयरेंस में नहीं। हिंट दे देता हूं, उनमें से 2 फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, और 2 फिल्मों में हीरो रहे शम्मी कपूर साहब। अब आसान हो जाना चाहिए, 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें, और घाटकों पर गुजराती समाज में गरबा करने का मौका, वो भी फाल्गुनी पाठक के साथ। आज और कल द फर्स्ट जेन्युइन रॉक स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा शम्मी कपूर साहब की बात करने वाला हूं, क्योंकि कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और इस बारे में बात करने के लिए अगर शम्मी कपूर साहब के बेटे आदित्य राज कपूर साहब हमारे साथ जुड़े तो क्या बात है। आदित्य, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म ब्रह्मचारी, ये शम्मी जी के करियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म मानता हूं मैं, क्योंकि तब तक शम्मी जी अपने पीक पर पहुंच चुके थे एज अ रोमांटिक हीरो, एज अ डांसिंग स्टार, एज अ रिबेल स्टार, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। ब्रह्मचारी इज द फिल्म जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बेहतरीन काम, और कई शेड्स भी नजर आते हैं ब्रह्मचारी में अगर हम देखते हैं तो। एक आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, देखिए ब्रह्मचारी का ये गाने पे जब मैंडलिन शुरू होता है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तो हर बच्चा जानता है कि ये गाना कहाँ जा रहा है और क्या होने वाला है, और मुमताज का बंदर आने वाली है। राइट। पर आप इस गाने में अगर देखें प्राण साहब को भी, तो आप देखोगे कि ये दोनों आर्टिस्ट, प्राण साहब और शम्मी जी, कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ में थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा विलन का काम करे, थोड़ा खेल रहे एक दूसरे के साथ। राइट, ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये दोनों लोग भी बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद प्राण साहब ने ही मुझे लॉरेंस स्कूल सनावर भेजा, शिमला भेजा, मैं बोर्डिंग स्कूल गया था पढ़ने के लिए। आई कंसिडर ब्रह्मचारी वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स। राइट। आदित्य राज कपूर शम्मी कपूर साहब के बेटे मेरे साथ बने रहेंगे कल भी। कल बात करूंगा कि स्टारडम के बाद का जो फेज शुरू हुआ शम्मी कपूर साहब का, और किस तरीके से वो कैरेक्टर रोल्स में आए, और क्या क्या बातें हैं उनकी पर्सनालिटी की जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम। ये
कल बात करेंगे शम्मी कपूर साहब की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि मनमोहन देसाई साहब की कितनी फिल्मों में नजर आए शम्मी कपूर साहब, सही जवाब ब्लफ मास्टर, बदतमीज हीरो थे इन दोनों फिल्मों में। परवरिश और देश प्रेमी कैरेक्टर रोल्स में थे। और सबसे पहले सही जवाब दिया है कांदिवली ईस्ट से नवदीप शर्मा जी ने। तो आपको घाटकोपर गुजराती समाज के गरबा के कपल पासेस मौका फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का बहुत बहुत मुबारक। और पिछले कई दिनों से मैं उन औरतों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं जिन्होंने उन फील्ड्स में कमाल किया है जो वैसे मर्दों की फील्ड समझी जाती थी ट्रेडिशनली। आज मैं बात करने वाला हूं एक फीमेल लिरिसिस्ट से। अब ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें औरतें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं अगर हम जर्नी भी देखें हिंदी फिल्म म्यूजिक की। अभी मेरे साथ हैं मेरी बहुत ही पसंदीदा लिरिसिस्ट, कमाल के गाने लिखती हैं, कौसर मुनीर। टशन के गाने याद करें, इशकजादे के गाने याद करें। 92.7 बिग एफएम पर कौसर मुनीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और एक बहुत दिनों से आपसे बात करने की तमन्ना थी, आज मिली हैं आप बहुत मुश्किल से। थैंक यू वेरी मच। और मैं सुबह ही आपको रेडियो पे सुन रही थी। अरे तो क्या बात है। ये सवाल उठता होगा, एक यही फील्ड ऐसा दिखाई देता है लिरिक्स की अगर बात करूं जिसपे अभी भी मर्दों की जागीरदारी है थोड़ी। ढूंढने की कोशिश भी करें तो हाल फिलहाल में सिर्फ आपका नाम आता है। उससे पहले शायद से माया गोविंद और रानी मलिक जी लिख रही थी 90s में। क्या वजह है? अन्विता भी है। अन्विता है, राइट। आई थिंक ये एक सोशियोलॉजिकल सवाल है जिसका आंसर शायद उतना ही बोरिंग हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और अब जो प्लेइंग फील्ड इक्वल हो रही है बहुत सारी चीजों में, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, तो आई फील सिचुएशन बेहतर होगी, लोग आएंगे। लेकिन अभी भी क्या है ना, ये एक छुपा हुआ प्रोफेशन है। थिंक में फिर भी औरतें स्क्रिप्टिंग में शायद और आगे आ रही हैं, लेकिन पोइट्री लिरिक्स इज स्टिल समथिंग दैट इज कंसिडर्ड अ हॉबी। लव फॉर पोइट्री, लव फॉर लिटरेचर, ये तो आई गेस की विरासत में ही मिली है आपको। या आई सपोज माहौल कुछ कुछ था घर का। मेरी दादी उर्दू की राइटर थी, सलमा सिद्दीकी। उनकी शादी बहुत ही महान लेखक, उर्दू के लेखक श्री कृष्ण चंद्र से हुई थी। तो एक तरह से वो माहौल था, तो उर्दू प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। और बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी वो माहौल मेरे बड़े होते होते नहीं रहा घर में। बहुत मेरे लिए अफसोस की बात है, जिसको मैं अब करेक्ट करना चाहूंगी कि मुझे उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग मुझे एसोसिएट करते हैं एक इस लैंग्वेज के साथ, हिंदुस्तानी के साथ। ज्यादा बड़ी बात कहना चाह रही हूँ कि एक माहौल का ऑफकोर्स असर होता है, जेनेटिक असर होता है। और एक ये होता है कि लैंग्वेज इज नो बार। आई थिंक मैं अपने इंग्लिश लिटरेचर के थॉट्स हिंदुस्तानी जुबान में फिट कर देती। और अगर ऐसा कर रही हैं तो कमाल कर रही हैं, क्योंकि गाने सुनकर तो नहीं लगता कि इंग्लिश में सोचती हैं। उर्दू कमाल की है आपकी, हिंदी कमाल की है। कौसर मुनीर मेरी बहुत ही पसंदीदा लिरिसिस्ट, कमाल के गाने लिखे हैं उन्होंने, इशकजादे, टशन। अगर फीमेल लिरिसिस्ट हों इंडस्ट्री में, कितना फर्क आएगा गानों में? क्योंकि अब तक तो जितने गाने हमने सुने हैं वो सब मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। ये जो हिपोक्रेसी है हिपोक्रेसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, कि कुछ मर्दों ने जागीर बना रखी है, अपनी वॉल बना रखा है। और इसी हिपोक्रेसी के ऊपर एक तमाचा है जो लेकर आती हैं कविता कौशिक, फेक बुक विद कविता। कल से इसकी शुरुआत हुई है बिग मैजिक पर रात को 9 बजे। तो हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 बजे बिग मैजिक पर ये देख सकते हैं। और 92.7 बिग एफएम पर मंडे से लेकर थर्सडे तक रात को 9 बजे से सुन भी सकते हैं। अब सोचिए कि ये गाना किसी फीमेल लिरिसिस्ट ने लिखा होता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसा सुनाई पड़ता? ये गेस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि फीमेल लिरिसिस्ट बहुत कम रही हैं, नहीं के बराबर रही हैं। लेकिन एक तरह की बगावत करते हुए इस फील्ड में अपनी जगह बनाई कौसर मुनीर ने। जानी मानी लिरिसिस्ट रही हैं। फलक तक चल, क्या खूबसूरत गाना टशन का। और भी कई गाने लिखे हैं उन्होंने। अभी मेरे साथ हैं कौसर 92.7 एफएम पर। फिर से एक बार स्वागत है आपका। अभी मैं लखनऊ गया हुआ था, एक संवादी, वहां पर एक पैनल डिस्कशन होता है, इरशाद साहब भी आए हुए। और तो वहां एक बात चली कि लिरिक्स में एक ऑब्जेक्टिफिकेशन औरतों का या फिर की कमोडिफिकेशन हो जाता है उनका। क्या इसकी भी ये वजह रही है कि क्योंकि फीमेल लिरिसिस्ट कम रही हैं तो उनका नजरिया नहीं आ पाता है गानों में?
ये सच बात है। मेरे खुद के फैमिली मेंबर जो बुजुर्ग हैं और जिनको शायद इतना इल्म नहीं है इन सब चीजों का, वो मुझसे एक साहब ने मुझसे पूछा कि तुम मतलब जब लड़की गाती है तुम वो लिखते हो राइट, जो जब लड़का गाता है तो कोई और लिखता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम वो कैसे सोच सकती हो जो मर्द सोच रहा है। ये सवाल कोई उन लिरिसिस्ट से तो नहीं पूछता कि आपने औरतों के लिए क्यों गाना लिख दिया? लाइक आई सेड, आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। यस, विद द कमिंग ऑफ वुमेन राइटर्स हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आएगा। अगर मैं लिरिसिस्ट की बात करूं, गीतकारों की बात करूं, तो किसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है आपको? तो वो तो ऑल टाइम फेवरेट गुलजार साहब ने है। उनकी जो ओरिजिनलिटी है, इन्वेंटिव माइंड है उनका, मुझे लगता है वो चीजों का, लफ्जों का, इमेजेस का इजाद करते हैं और वो मुझे बहुत मुतासिर करता है, फैसिनेट करता है एकदम। जो एक कुछ आज में पड़ जाने वाले कि भाई पानी गीला होता है, लेकिन जब आप कहते हैं गीला गीला पानी, उसको आप एक अलग डायमेंशन दे देते। पर गुलजार साहब से जब मिलके कहा था कि आपकी वजह से मुझे हिम्मत हुई, मतलब तो उन्होंने भी बहुत ही टिपिकल अपने ब्रिटिश स्टाइल में जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई अपने गुनाह मेरे सर मत डालो। कोई उनका फेवरेट गाना जो मैं आपके मार्फत सुना सकूं सुनने वालों को? वो जो उनका पहला गाना था मेरा गोरा नहीं, सत्ते में डाल देने वाली बात है कि पहला गाना और वो भी बिल्कुल 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 वो धोनी वाला ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच कौसर। मैं चाहूंगा कि आप कभी वक्त रहे आपके पास तो स्टूडियो आए, बहुत लंबी बातचीत होगी तो और मजा आएगा। बिल्कुल, आई वुड लव दैट। और मुझे आज मैंने गलती कर दी, सुबह सुबह मुझे पाली हिल पे 4 बेडरूम फ्लैट की कामना करनी चाहिए थी। आपका प्रोग्राम से मैंने कहा वो बी सो नाइस टॉकिंग टू दिस जेंटलमैन एंड आई मेड अ मिस्टेक। बिल्कुल मिलेंगे कौसर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ट्यूसडे है, बॉलीवुड में तड़के लगते रहते हैं और वो तड़का हमें सुनाने के लिए आ जाती हैं भावना सोमैया। भावना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। आज का तड़का बेहद खूबसूरत है। कल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को पूरे 20 साल हो गए। क्या बात है। और कल इसकी शान में यशराज फिल्म्स ने हमें हाल ही में शूट की गई द मेकिंग ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिखाई थी। इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि काजल, शाहरुख खान, मनीष मल्होत्रा जिन्होंने ये मेकिंग में अपनी आवाज दी है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे जैसे 20 साल पहले लग रहे थे। बाहर निकलकर सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने आदित्य चोपड़ा जो इनविजिबल डायरेक्टर है को लंबे अरसे तक देखा। हालांकि उनके आवाज ज्यादा सुनी नहीं, बहुत कम बोले हैं, तो ये सचमुच ही तड़का लगा। बिल्कुल तड़का लगा। और कमाल की बात है ना, 20 साल हो गए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को। on the go, बेफिक्री होने दो, म्यूजिक में खोने दो। दुनिया गुनगुनाई है, दुनिया छाई है, बिग एफएम प्लेइंग हो। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth, presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. कुछ दिनों से एक बात नोट कर रहा था या नोट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे समझ आ गया, मतलब मुझे तो समझ आ गया कि दुनिया में सबसे अच्छी जबान क्या है, कौन सी है? खामोशी। चुप रहने में जो मजा है, जो आनंद है, वो बोलने में नहीं है। ट्राई करके देखते हैं, आजमा के देखते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। कितना ही बोलते हैं हम लोग और क्या कुछ नहीं बोलते, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं। लेकिन अगर कभी वक्त मिले तो या तो चार दीवारी के बीच या किसी गाड़ी के अंदर या ट्रेन के अंदर चुप रह के देखते हैं, कितना मजा आता है। खामोशी से बेहतर जुबान और कोई नहीं हो सकती। एक तो नवरात्रि की धूम मची हुई है, तीसरा दिन है आज नवरात्रि का, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और म्यूजिकल दिन है,
बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल दिन है, क्योंकि जिन्हें मास्टर कहा जाता है, मास्टर क्राफ्ट्समैन कहा जाता है, वैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है आज। कल भी उनकी बात की थी और आज भी उनकी बात करूंगा। शंकर जयकिशन जी के शंकर की बर्थ एनिवर्सरी है आज। बहुत बातें होती हैं उनके और जयकिशन के बारे में, कैसे जोड़ी बनी और किस तरीके से अलग अलग म्यूजिक दिया करते थे, शंकर जी अलग और जयकिशन साहब अलग। कितनी सच्चाई रही इन बातों में, कौन कौन दोस्त थे फिल्म इंडस्ट्री में शंकर रघुवंशी जी के, ये सब जानेंगे आज 8 से 9 बजे के बीच। और क्योंकि उस पूरे हफ्ते बात कर रहा हूं उन महिलाओं की जिन्होंने मिसाल कायम किया, आज एक फीमेल ड्राइवर की बात करने वाला हूं। महिला ड्राइवर बहुत कम दिखाई देती हैं जो कमर्शियल तौर पर टैक्सी चलाती हैं, अभी भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एक हैं जिन्होंने मिसाल कायम कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये समाज के हिपोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी है। जानेंगे आज 9 से 10 बजे के बीच। संगीत के लिहाज से आज बहुत ही बड़ा दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज मेरे बहुत ही ज्यादा चहेते और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है। शंकर रघुवंशी यानी शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। कल भी उनकी बात की थी, आज उनके कुछ अलग पहलुओं की बात करने वाला हूं। वो तो होगा, लेकिन बर्थडेज का सीजन है। आज एक और महान दूरदर्शी विजनरी इंसान की बर्थ एनिवर्सरी है, जो बस कुछ ही वक्त पहले हमारे बीच से चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हमारे लिए, एक ख्वाब छोड़ गए, उन सपनों में पंख भी लगाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और सही मायने में जिन्हें हम नेता कहते हैं, क्योंकि नेता न सिर्फ हमें लीड करते हैं, हमें ख्वाब भी दिखाते हैं। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, लेकिन पढ़ाई लिखाई का इंटरेस्ट बचपन से ही था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ और उसके बाद करीब करीब 5 दशकों तक वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पोस्ट पर, या तो एक साइंटिस्ट के तौर पर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जुड़े रहे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम DRDO कहते हैं, या फिर कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें इसरो कहते हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक सशक्त हिंदुस्तान बनना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की दिशा में, मिसाइल्स की दिशा में, स्पेस की दिशा में, तो उनमें इन ऑर्गेनाइजेशंस का और APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राष्ट्रपति बने और बहुत ही अनलाइकली कैंडिडेट रहे थे वो। उन्होंने इस पद को स्वीकार किया और सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, एक विजन था, उसको पूरा करते रहे। विजन 2020 नाम से उन्होंने अपना खुद का एक विजन तैयार किया था और उन्होंने सोचा था कि अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो 2020 तक इंडिया सही मायने में एक विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। और सबसे बड़ी बात जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो बच्चे थे। और आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नो स्कूल बैग डे के रूप में मनाने का फैसला किया है आज के दिन को। मुझे लगता है 365 दिन भी ऐसा किया जा सकता है। पढ़ाई स्कूल में होती है, टीचर्स के साथ होती है। भारी बस्ता उठाने से, बैग उठाने से पढ़ाई नहीं होती। उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करें छोटे छोटे तरीके से ही, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। कुछ और भी खास बातें हैं आज के दिन से जुड़ी हुई, तो ये बता देता हूं कि आज के दिन को पूरी दुनिया में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 2008 से इसकी शुरुआत हुई और ऐसा इसलिए किया जाता है कि चाहे वो शहर हो, गांव हो, पोल्यूशन काफी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सच्चाई हमें जान लेनी चाहिए और बहुत जरूरी है कि सही तरीके से हम हाथ को धोते रहें लगातार, जब भी मौका मिले। खासकर खाने के पहले तो हाथ का धोना बहुत जरूरी होता है और बच्चों में ये आदत डलवाना बहुत जरूरी होता है। दिन की खासियत इसलिए भी है क्योंकि आज 2 ऐसे कलाकारों का बर्थडे है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन फिल्म्स को बाहर पहुंचाने में, वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर करने में। सलाम बॉम्बे याद करें, मॉनसून वेडिंग याद करें, मिसिसिपी मसाला याद करें, नेमसेक, ये सारी बेहतरीन फिल्में जिन्हें क्रॉसओवर फिल्में कहते हैं, क्योंकि ये फिल्में हिंदुस्तान के लिए तो बनती ही हैं, ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी बनती हैं। मीरा नायर इन सारी फिल्मों की डायरेक्टर हैं वो, आज उनका बर्थडे है। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर लगती हैं मुझे, बेहतरीन काम रहता है उनका, खासकर सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग भी। तो विशिंग मीरा नायर जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एक और एक्टर विक्टर बैनर्जी, बंगाली फिल्मों के एक्टर रहे, लेकिन लगातार वो इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म मेकर्स के साथ भी और यूरोपियन फिल्म मेकर्स के साथ भी काम करते रहे। फिर वो रोमन पोलांस्की हो, जेम्स आइवरी, डेविड लीन, सत्यजीत रे साहब के साथ काम किया, मृणाल सेन साहब के साथ बहुत काम किया। जॉगस पार्क याद करें, क्या बेहतरीन काम किया था विक्टर बैनर्जी साहब ने।
और जिस तरीके से हमने म्यूजिक को चेंज होते हुए देखा, प्लेबैक सिंगिंग को चेंज होते हुए देखा, बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज होते हुए देखा, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। एक तरीके से पायनियर्स बने वो शंकर और जयकिशन। आज शंकर रघुवंशी, शंकर जयकिशन के शंकर की बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनकी बातें करेंगे। कैसे स्टाइल एकदम ही अलग था शंकर जी का जयकिशन साहब से, लेकिन फिर भी दोनों इकट्ठे कैसे काम कर लिया करते थे। कौन कौन से गाने ट्रेडमार्क रहे जिन्हें कंपोज किया था शंकर साहब ने, कौन उनके फेवरेट गायक हुआ करते थे, कौन उनके फेवरेट लिरिसिस्ट हुआ करते थे, ये सारी बातें जानेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से दोनों को अलग अलग देखना गलत है, लेकिन इसी मुद्दे पर फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू की वजह से बवाल हो गया था, क्योंकि शंकर और जयकिशन जी में एक पैक्ट था कि कभी ये नहीं बताया जाएगा पब्लिकली कि कौन से गाने किन्होंने कंपोज किए हैं। दोनों अलग अलग कंपोज किया करते थे। किस गाने के ऊपर ये बवाल हुआ था? जयकिशन साहब का इंटरव्यू था, वो गाना बताएं। राज कपूर साहब की एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें। और नवरात्रि चल रहे हैं तो फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिल जाए तो क्या बात है। घाटकोपर गुजराती समाज राज गरबा के कपल पासेस आपके नाम। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth, presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. 8:09 हो चुके हैं 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे। नवरात्रि का तीसरा दिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन का माहौल है, धूम मची हुई है हर जगह, रात को डांडिया खेले जाते हैं। इस बीच में कुछ तो हो रहा होगा जिसे जानने की जरूरत है, तो वो जान लेते हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम न सिर्फ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, एक बहुत बड़े दूरदर्शी, विजनरी, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और हमेशा हमें सपने दिखाते रहे। और उन सपनों को पूरा कैसे करना है, उन सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख कैसे लगने चाहिए, ये भी हमें बताते रहे। और बच्चों में उन्होंने ख्वाब जगाया, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर भविष्य की बात करनी है तो बच्चों की बात करनी बहुत जरूरी है। और इसके तहत आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नो स्कूल बैग डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। आज बर्थ एनिवर्सरी है कलाम साहब की, अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूं कि 365 दिन बैग ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सही शिक्षा स्कूल में मिलनी चाहिए, टीचर से मिलनी चाहिए, अगर ऐसा हो सके तो। और जिनके यहाँ भी बेस्ट की सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये कि बेस्ट ने हालांकि ये फैसला किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल 2016 से 12 से 15% का हाइक होगा, वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही हम 15% सरचार्ज भी देते हैं जो भी बेस्ट की सप्लाई लेते हैं। इस सरचार्ज से 910 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। अब वो सरचार्ज हटने वाला है। इसका मतलब कि कोई भी हाइक नहीं होगी, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अच्छी खबर है, बिजली का बिल उतना ही आने वाला है। और मजा आ गया। और जो भी ये कह रहे थे कि एमएस धोनी साहब की धार कम हो गई है, उनकी बैटिंग की धार कम हो गई है, कैप्टनसी की धार कम हो गई है, उनको एक करारा जवाब मिला। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कल इंदौर में ये सीरीज बराबर हो गया है 1-1 से। और सबसे बड़े हीरो निकले हमारे धोनी साहब। 86 बॉलों में 92 रन्स। कल वो अपने पूरे एलिमेंट में थे और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 22 रनों से हरा दिया। अक्षर पटेल जो लास्ट मिनट में इंक्लूड किए गए थे क्योंकि आर अश्विन और स्टुअर्ट बिनी नहीं खेल पा रहे थे, 3 विकेट लिए 39 रन देकर। बेहतरीन। और इसे कहते हैं गुड न्यूज, इसे कहते हैं अच्छी खबर, एकदम बटर कुकीज की तरह। यूनिबिक का बटर कुकीज कभी ट्राई करके देखिए। जो कमाल एक अच्छे न्यूज का होता है, एक अच्छी खबर का होता है, बिल्कुल वही फीलिंग आती है। और आज मिठास जिंदगी में तो ऐसे भी आने वाली है क्योंकि शंकर रघुवंशी, शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। बहुत ही म्यूजिकल दिन है आज और म्यूजिक के लिहाज से एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट हमें देना चाहिए क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस तरीके से संगीत बदला है, जिस तरीके से साउंड बदला है, जिस तरीके से म्यूजिक का अरेंजमेंट बदला है हिंदी फिल्म म्यूजिक में। शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज और महान म्यूजिशियन मानता हूं मैं उन्हें। वैसे तो नॉर्थ इंडियन थे लेकिन उनका बचपन हैदराबाद में बीता और बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बाबा नासिर खान साहब से उन्होंने तबले की ट्रेनिंग ली, साथ ही एक ऑर्केस्ट्रा के साथ भी जुड़े जिसमें सत्यनारायण और हेमवती का डांस ट्रूप हुआ करता था, उसमें वो तबला बजाते थे। फिर उन्होंने हारमोनियम बजाना शुरू किया, सितार की ट्रेनिंग ली उन्होंने, अकॉर्डियन बजा लेते थे, पखावज बजा लेते थे।
उसके बाद मुंबई आए, हुस्नलाल भगत राम के असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू किया, पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया, वहां पे हारमोनियम बजाया करते थे नाटकों में। तब पृथ्वीराज कपूर साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर राज कपूर साहब से मुलाकात हुई और फिर जयकिशन जी के साथ उनकी जोड़ी बनी। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था एक दूसरे से, दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी अलग थे, दोनों के चॉइस ऑफ आर्टिस्ट भी अलग हुआ करते थे। बावजूद इनके दोनों ने साथ में मिलकर क्या बेहतरीन काम किया। लेकिन एक बार कंट्रोवर्सी हो गई थोड़ी सी। जयकिशन जी का एक इंटरव्यू फिल्म फेयर मैगजीन में आता है और दोनों के बीच में एक अनलिखा करार था, अनरिटन पैक्ट जिसे कहते हैं, कि कभी ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपोज किया करते थे। लेकिन एक गाने के बारे में जयकिशन साहब शायद कुछ बोल गए, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी दोनों के बीच। किस गाने की बात कर रहा हूं मैं? 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें, गाने का नाम बताएं। राज कपूर साहब की एक बहुत ही बड़ी हिट फिल्म का बेहतरीन गाना है वो। और शंकर जयकिशन के जितने भी फैन हैं उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ करता था, ये गेस करते रहना कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, शंकर साहब ने या जयकिशन साहब ने, क्योंकि दोनों अलग अलग गाने कंपोज किया करते थे। जैसे अगर फिल्म में 6 गाने हैं तो ऐसा हो सकता है कि 3 गाने इंडिपेंडेंटली शंकर साहब ने कंपोज किए हों और 3 गाने इंडिपेंडेंटली जयकिशन साहब ने कंपोज किए हों। ये एक करार था दोनों के बीच में और ये बात बाहर नहीं आती थी। दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बहुत ही अलग अलग थे। शंकर जयकिशन में शंकर रघुवंशी जी, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है बाय द वे, वो सीनियर थे। अरेंजमेंट में उनका खास शौक था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स खुद भी बजा लिया करते थे और फिल्म का टाइटल ट्रैक वही बनाएंगे, करीब करीब ये बात भी तय थी। और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो वो जयकिशन साहब का फोटे था। और अगर लिरिसिस्ट की बात करें, गीतकारों की बात करें, तो शैलेंद्र साहब के साथ शंकर साहब ज्यादा काम किया करते थे और जयकिशन साहब हर्ष जयपुरी साहब के साथ ज्यादा काम किया करते थे। इस तरह से देखिए कितना अलग अलग स्टाइल था दोनों के काम करने का, फिर भी दोनों की बॉन्डिंग कमाल की थी। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि फिल्म फेयर में एक इंटरव्यू आया 60s में, जिसकी वजह से दोनों में थोड़ा सा तनाव हो गया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जयकिशन साहब ने एक गाने की बात कर दी थी और जैसा कि दोनों के बीच में करार था कि ये बाहर नहीं बताना है कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, जयकिशन जी कुछ बोल गए उस गाने के बारे में। गाना गेस करके बताइए। राज कपूर साहब की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म का एक बहुत ही मासूम सा प्यारा सा गाना, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है बाय द वे, मुकेश जी की आवाज नहीं है। ये हिंट हो सकता है। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और घाटकोपर गुजराती समाज रास गरबा के कपल पासेस आपके नाम हो सकते हैं। नवरात्रि की धूम है, फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिले तो कैसा रहे। आज शंकर रघुवंशी जी की बात कर रहा हूँ, शंकर जयकिशन जी के शंकर जी की बात कर रहा हूँ। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। एक महान संगीतकार, एक महान अरेंजर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे वो। कई गानों में उनके बजाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स हमें सुनाई देते हैं, फिर वो सितार हो, तबला हो, पखावज हो, अकॉर्डियन का बहुत इस्तेमाल किया करते थे। और जैसा मैंने कहा कि उनके और जयकिशन साहब के काम करने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। जैज का इन्फ्लुएंस होता था उनके गानों पर, क्लासिकल बेस तो था ही दोनों का ही। रॉक एंड रोल को भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाना चाहिए शंकर जयकिशन साहब को। जिस तरीके से दोनों ने वेस्टर्न म्यूजिक को फोक म्यूजिक के साथ, क्लासिकल म्यूजिक के साथ ब्लेंड करना शुरू किया, ऑर्केस्ट्रेशन के साथ 100 साजिंदे बैठे होते थे उनके ट्रूप में रिकॉर्डिंग के वक्त। ये पूरा कंट्रीब्यूशन शंकर जयकिशन जी का ही रहा। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि दोनों के बीच, क्योंकि एक बिना लिखा करार था कि ये बात बाहर नहीं जाएगी कि कौन सा गाना किसने कंपोज किया है, क्योंकि अलग अलग कंपोज किया करते थे दोनों गाने। जयकिशन जी का एक इंटरव्यू आया फिल्म फेयर मैगजीन में 1960 के दशक में, 60 के दशक में, और फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि किसी गाने के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया था। मैंने पूछा था वो गाना कौन सा है। संगम का गाना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, रफी साहब की आवाज में। और इस गाने की वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी। गाने की वजह से नहीं, एक्चुअली इंटरव्यू की वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और सबसे पहले सही जवाब दिया है बोरीवली वेस्ट से तुषार भंडारकर ने। तो आपको घाटकोपर गुजराती समाज के रास गरबा के कपल पासेस बहुत बहुत मुबारक। नवरात्रि में अगर फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मौका मिले तो क्या बात है। और हम कई दिन खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार देखते भी हैं जो हिपोक्रेसी चलती रहती है, जो डबल स्टैंडर्ड चलते रहते हैं समाज में। कितने कैब ड्राइवर्स को हमने देखा है जो महिलाएं हैं, बहुत कम तादाद है, और
कई बार ये परसेप्शन बना लेते हैं हम कि अगर तो वो फीमेल ड्राइवर हैं तब वो अच्छी गाड़ी चला ही नहीं सकती हैं। ये समाज की हिपोक्रेसी है। इसी हिपोक्रेसी को तोड़ते हुए, इस परसेप्शन को बिल्कुल तोड़ते हुए, खत्म करते हुए एक मिसाल कायम किया है ज़मरुद परवीन जी ने, जो उबर कैब की ड्राइवर बनी हैं, फीमेल कैब ड्राइवर। अभी मेरे साथ खास तौर पे ज़मरुद परवीन है। ज़मरुद, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर, और पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, कब सोचने लग गई आप कि आप भी ये काम कर सकती हैं? बेसिकली हम बिजनौर के रहने वाले हैं। वहाँ से मेरी उम्र लगभग 13 साल थी और मैंने वहाँ पे 8 तक पढ़ाई की है। मेरी 12th मैंने क्लियर किया अपना। 12th के बाद मेरी समर वेकेशंस थी। मैंने कहा कि 2 महीने की छुट्टियां हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं वहाँ गई। वहाँ मुझे पता चला कि लड़कियों को ड्राइविंग सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने पता करा, मेरी मम्मी मुझे लेके गई वहाँ पर। फिर मैंने वो कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई भी मैंने प्राइवेट भरा। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, वो कैसे देख रहे थे इन चीजों को? मेरी फैमिली से मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, मम्मी से, अब्बू से, इतनी सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि किसी और फैमिली से किसी को मिलती होगी। हमेशा हर कदम पे उन लोगों ने मेरा साथ दिया है, दोनों ने, मम्मी ने, अब्बू ने। बेटा आप जो करना चाहते हो आप वो करो, हम लोग आपके साथ हैं। क्या बात है। तो आपको भी बधाई है ज़मरुद, और आपके फैमिली वालों को भी, माता पिता को भी बधाई है। मिसाल हैं आप। उबर कैब की फीमेल ड्राइवर बनकर मिसाल कायम किया है ज़मरुद परवीन ने, और एक करारा तमाचा है समाज के उस दोगलेपन पर, हिपोक्रेसी पर, जो ये कहता है कि या तो महिलाएं ड्राइवर बनी नहीं सकती या फीमेल ड्राइवर अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकती हैं। और अगर फेकनेस की बात करें, हिपोक्रेसी की बात करें, इस पर एक कमेंट देने, अपने तरीके से एक तमाचा देने के लिए उन लोगों पर जो ऐसा सोचते हैं, FB यानी कि फेक बुक लेकर आ रही हैं कविता कौशिक। फेक बुक विद कविता, और जो सटायर है कविता का वो कमाल का है। और ये फेक बुक विद कविता हम देख सकते हैं 19 अक्टूबर से मंडे और ट्यूसडे को रात 9 बजे बिग मैजिक पर, और मंडे से लेकर थर्सडे तक हम सुन भी सकते हैं 92.7 बिग एफएम पर रात को 9 बजे। जो मेल ड्राइवर्स हैं, टैक्सी चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या ये फेकनेस, ये हिपोक्रेसी गई है या नहीं गई है? जानेंगे ज़मरुद परवीन से। उबर कैब चलाती हैं और समाज की हिपोक्रेसी पर, समाज के डबल स्टैंडर्ड पर एक तमाचा जड़ा है, करारा जवाब दिया है ज़मरुद परवीन ने। उबर कैब की ड्राइवर बनी है। फीमेल ड्राइवर्स की तादाद वैसे बहुत कम होती है, और ये नतीजा है समाज की उसी हिपोक्रेसी का जो ये मानकर बैठ जाते हैं कि फीमेल ड्राइवर्स तो अच्छी गाड़ियां चला नहीं सकती। लेकिन इस नजरिए को पूरे तरीके से बदला है, तोड़ा है ज़मरुद परवीन ने। ज़मरुद अभी हमारे साथ है 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और ये पूछना चाहूंगा, इसी हिपोक्रेसी से जुड़ा हुआ, फेकनेस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन की, जो मेल ड्राइवर्स होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है जब आप गाड़ी चलाती हैं? वो यही सोचते हैं कि लेडीज जो हैं ड्राइविंग करती हैं खराबी करती है। यही सोच तो बदलनी है कि सिर्फ एक लेडी ड्राइवर्स ही नहीं बन सकती, प्रोफेशनल ड्राइवर्स भी बन सकती हैं। कुछ हद तक उनसे ज्यादा अच्छी चला भी सकते हैं। रूल्स जो है बहुत अच्छे से जानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। कोई भी जेंट्स साइड में से जा रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, एक ऐसा लुक दे के जाते हैं कि एक लेडी ड्राइवर, लड़की गाड़ियां चला ही नहीं सकती। और जैसे कुछ हो भी जाता है गलती वलती रोड पर चलते हुए, ऑब्वियसली बात है रोड पर चल रहे हैं, हर किसी से हो सकता है, तो बोलते हैं जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी चला ही क्यों रहे हो, घर जाके बैठो, जो तुम्हारा काम है वो करो। ये सब सुनने को मिलता है। तो सड़क पर एक करारा जवाब देती हैं ज़मरुद परवीन, जो अगर इस निगाह से लोग देखते हैं या कुछ कमेंट करते हैं कि फीमेल ड्राइवर्स अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकती, उबर कैब चलाती हैं। और ऐसा ही एक करारा जवाब देने वाली हैं बिग मैजिक पर फेक बुक। जी हाँ, फेक बुक विद कविता कौशिक जी आने वाली हैं बिग मैजिक पर मंडे और ट्यूसडे रात को 9 बजे 19 अक्टूबर से। और ये हम सुन भी सकते हैं 92.7 बिग एफएम पर मंडे से लेकर थर्सडे तक रात को 9 बजे 19 अक्टूबर से। डेट और टाइम नोट कर लें। समाज की हिपोक्रेसी पर, फेकनेस पर, दोगलेपन पर एक करारा तमाचा पड़ने वाला है। अन्नू कपूर साहब आजकल बॉलीवुड की देवियों की बात कर रहे हैं, और आज वो उस अदाकारा की बात करने वाले हैं जो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन बन गई अपनी मेहनत से, शिद्दत से बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन, बहुत बड़ी स्टार। @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल, RJ सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज है, फॉलो कर लें, ऐड कर लें। और फेक बुक आने वाला है, FB का नया फुल फॉर्म है ये, फेक बुक विद कविता, जहां पर कविता कौशिक समाज के दोगलेपन पर, समाज की हिपोक्रेसी पर, समाज की फेकनेस पर एक करारा जवाब देने आ रही है, कमेंट देने आ रही है। और उनका स्टाइल तो, जो सटायर वाला स्टाइल है, वो है ही बेहतरीन। बिग मैजिक पर रात को 9 बजे से
मंडे और ट्यूसडे को 19 अक्टूबर से, और ये हम सुन भी सकते हैं फेक बुक विद कविता 92.7 बिग एफएम पर 19 अक्टूबर से रात को 9 बजे से, मंडे से लेकर थर्सडे तक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। रामायण के कई वर्जन हमें सुनाई देते हैं, अलग अलग तरीके से हम रामायण को देख सकते हैं। एक तरीका सीता के नजरिए से रामायण को देखने का भी हो सकता है। यही कोशिश है 92.7 बिग एफएम पर कि सीता लीला पहली बार रेडियो के इतिहास में, ये अलग पर्सपेक्टिव है। और जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये नजरिया देखना भी बहुत जरूरी होता है। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। एक चीज के बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कि गांव और शहर में मेन फर्क क्या होता है। गांव में जो घर होता है उससे हमारी जड़ें जुड़ी हुई होती हैं। जब लोग शहर आते हैं, शहर में अपना घर बसाते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि हर घर एक शहर बन चुका है। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, और कई बार तो पूरी जिंदगी की कवायद, पूरी जिंदगी में कोशिश यही चलती रहती है कि बस एक घर बन जाए हमारा। बर्थडेज का सीजन है, अक्टूबर बर्थडेज का महीना होता है, और ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज इस महीने पैदा हुए। कल बर्थ एनिवर्सरी है एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की जिन्होंने साउंड चेंज कर दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरह की मेलोडी वो लेकर आए, जिस तरीके का साउंड वो लेकर आए, जिस तरीके का ऑर्केस्ट्रेशन वो लेकर आए, उससे पहले कभी नहीं सुना गया था। शंकर जयकिशन के शंकर की बर्थ एनिवर्सरी है कल। और जब भी शंकर जयकिशन जी की बात होती है तो राज कपूर साहब की बात होती है, क्योंकि वही इन दोनों को साथ में लेकर पहली बार आए। उनके साथ लगातार काम करते रहे करीब 15-20 सालों तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज कपूर साहब के साथ काम किया शंकर जयकिशन साहब ने। कुछ स्टार्स ऐसे रहे जिनको स्टार बनाने में, स्टारडम दिलाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो आज और कल शंकर जयकिशन साहब के म्यूजिक की बात करने वाला हूं, और आज उन लोगों की बात करने वाला हूं जिनकी बात कम होती है इस कॉम्बिनेशन के साथ, शंकर जयकिशन ने। तो आज इन कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा। नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति की पूजा होती है, विमेन पावर की पूजा होती है, महिला शक्ति की पूजा होती है। समाज पर एक दंश है एसिड अटैक, और पिछले कुछ सालों में इसकी घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसी हैं जो एसिड अटैक विक्टिम तो हैं, लेकिन उसके बाद जो फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने दिखाई, वो एक मिसाल बन गई। सोनाली मुखर्जी, उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हम सब के लिए मिसाल बन गई। आज वो खास तौर पे होने वाली हैं 92.7 बिग एफएम पर। और कहा मैंने कि बर्थडेज का महीना है, एक से बढ़कर एक पर्सनालिटीज का बर्थडे इसी महीने होता है। चाहे हम फिल्मों की बात करें, म्यूजिक की बात करें, कलाकारों की बात करें, या फिर की स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें। गौतम गंभीर, आज उनका बर्थडे है। आज के ही दिन 1981 में उनका जन्म हुआ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे क्योंकि जिस टेम्परामेंट के साथ वो खेलते हैं वो कमाल का है, और मैच विनर रहे हैं। 2007 का वर्ल्ड 2020 का फाइनल याद करें जिसमें उन्होंने 54 बॉलों में 75 रन बनाए थे। बहुत ही शानदार इनिंग याद रह जाती है। और कैसे भूल सकते हैं 2011 में जब 122 बॉल में उन्होंने 97 रन बनाए थे, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका माना गया था फाइनल्स में जब इंडिया ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल की थी। कई रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम। वैसे दिल्ली से खेलते हैं, लेकिन आईपीएल की बात करूं तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के कैप्टन हैं, और केकेआर को यहां तक पहुंचाने में, एक विनिंग टीम बनाने में गौतम गंभीर का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है। बर्थडेज की सीरीज में एक नए फिल्म मेकर का भी बर्थडे है आज, और काफी इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर मानता हूं मैं उन्हें। वैसे भी विमेन फिल्म मेकर्स बहुत कम रही हैं, तो उस सीरीज में इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोया अख्तर की बात कर रहा हूं। लक बाई चांस देखें, दिल धड़कने दो देखें। एक अपनी भाषा है उनके फिल्मों की, एक अपनी सोच रहती है उनकी फिल्मों की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म। हालांकि मुझे उनकी सबसे अच्छी फिल्म लगती है जो बॉम्बे टॉकीज में 4 फिल्में आई थी, शॉर्ट फिल्में आई थी, उसमें जो 2 बच्चों की कहानी बनाई थी, जिनमें से एक बच्चा लड़का डांसर बनना चाहता है। बहुत ही प्यारी फिल्म थी। तो विशिंग गौतम गंभीर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग जोया अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज
एक कार्टून कैरेक्टर का भी बर्थडे है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है और यकीन जानिए बड़े भी जब देखने बैठते हैं तो छोड़ नहीं पाते। विनी द पू। आज के ही दिन ये कॉमिक सीरीज दुनिया में आया 1926 में। देखिए 1926 से विनी द पू का जादू चल रहा है। और अगर ऑर्केस्ट्रेशन की बात करूं तो एक म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है ऑर्केस्ट्रेशन को शामिल करने में, क्योंकि उनके पहले बहुत ही मिनिमम लेवल पर ऑर्केस्ट्रा यूज किया जाता था फिल्म रिकॉर्डिंग के टाइम पे, प्लेबैक सिंगिंग के टाइम पे, लेकिन उन्होंने पूरा जमावड़ा तैयार किया और वो उनके गानों में सुनाई भी देता है। आर.डी. बर्मन साहब एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर अपने पैर जमा रहे थे। उस दौर की फिल्म है, कॉम्बिनेशन बन चुका था नासिर हुसैन साहब के साथ, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के साथ, और इस फिल्म में एक नई शक्ल, उस जमाने की एक नई शक्ल देखने को मिली थी आशा पारिक जी के साथ राजेश खन्ना साहब। सबका करियर ग्राफ एक साथ ही बढ़ा हो ऐसा लगता है। 92.7 बिग एफएम पर आप है सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट पे हिट रहेंगे। 7:53 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल शंकर जयकिशन जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज, और कल मैं शंकर जयकिशन जी की बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत कुछ है उनके बारे में बात करने को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज कपूर साहब या मुकेश जी के साथ ही काम किया उन्होंने, राजेंद्र कुमार साहब के साथ काम किया। उनको जुबली स्टार बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शंकर जयकिशन जी का भी रहा। किशोर कुमार साहब के साथ बहुत काम किया है। इन बातों पर डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन आज इन बातों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार कहानियां हैं। शम्मी कपूर साहब को कैसे भूल सकते हैं। लेट 50s में और 60s का पूरा दौर शंकर जयकिशन ने ही उनकी ज्यादातर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया। एक सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ पूछता हूं कि शम्मी कपूर साहब ने बहुत स्ट्रगल किया था अपनी एक इमेज बनाने में, अपना एक मुकाम बनाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। शुरुआती फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही थी, गाने भी नहीं चल रहे थे। वो कौन सी पहली फिल्म थी शम्मी कपूर साहब की जिसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का था? चलिए हिंट देता हूं। एक हिंट ये है कि फिल्म का नाम जो है उस नाम पर एक ब्रांड भी है जिससे कपड़े बहुत साफ हो जाते हैं, चमकने लग जाते हैं। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें। और देखिए नवरात्रि की धूम शुरू हो गई है, आज दूसरा दिन है और फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिल जाए घाटकोपर गुजराती समाज में तो कैसा रहे। उसके कपल पासेस आपके लिए। ये वक्त होता है जब हम जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। मुंबई ऐसी तो नहीं थी, मुंबई कभी भी ऐसी नहीं थी। इनडिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर कुछ हुआ और हम मुंह मोड़कर चले गए। ऐसा कल देखने को मिला, बहुत अजीब सी घटना हुई, वो भी ट्रेन पर, जब रामलाल पाल साहब और उनकी 9 मंथ प्रेग्नेंट वाइफ सुदेवी ने ट्रेन लिया मुंब्रा से 3:28 शाम में, और जैसे ही ट्रेन भांडुप पहुंची, वो लोग केईएम हॉस्पिटल जा रहे थे, सुदेवी जी को लेबर पेन शुरू हो गया और बजाय इसके कि उनकी मदद करे हर किसी ने उनसे किनारा कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इकबाल अंसारी, एक उर्दू न्यूज़पेपर इनकलाब, उसमें रिपोर्टर हैं, वो उनके पीछे बैठे हुए थे। वो मदद के लिए सामने आए, उन्होंने रेलवे ऑफिशियल से बात की। बच्चा हालांकि ट्रेन पर ही डिलीवर हुआ, ये अच्छी बात रही। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सबने जो किनारा कर लिया था, सब कंपार्टमेंट छोड़ छोड़कर जाने लग गए थे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उम्मीद और अफसोस दोनों हुआ है इस घटना पर, लेकिन अच्छी बात है कि बच्चा और मां दोनों सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और कुछ अच्छी खबरें भी हैं जिससे उम्मीद बनी रहती है। जैसे कल मैंने कहा कि सेंट्रल रेलवेज ने मोबाइल टिकटिंग एप्लीकेशन लाने का फैसला कर लिया है, थोड़े ही टाइम में वो आ जाएगी। और अब मेट्रो से ट्रैवल करना और भी आसान होने वाला है, क्योंकि मेट्रो में मोबाइल एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। इससे हमें टिकट्स तो मिलेंगे ही, ट्रेन के स्केड्यूल्स भी मिलेंगे, साथ ही मेट्रो स्टेशन के पास जितने भी टैक्सी होते हैं, बसेस होती हैं, ऑटो रिक्शा स्टैंड्स होते हैं, उनके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप पर आएगी। कल इस ऐप को लॉन्च किया जाने वाला है। पहले ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए लॉन्च किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद आईफोन के लिए, मतलब iOS प्लेटफॉर्म पर भी इसे लॉन्च किया जाएगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर ट्रेन से ही जुड़ी हुई। क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत अब सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने यह फैसला कर लिया है कि कुछ स्टेशंस को 3 सालों के लिए रोटरी इंटरनेशनल को दे दिया जाएगा। उनकी साफ सफाई अब रोटरी इंटरनेशनल ही देखेंगे। शुरुआती फेज में अगर सेंट्रल रेलवेज की बात करूं तो ठाणे,
डोंबिवली, गोवंडी और मानखुर्द, और वेस्टर्न रेलवे पर बोरीवली, कांदीवली, बांद्रा और खार रोड के स्टेशन दिए जाएंगे। उनकी सारी साफ सफाई अब रोटरी क्लब इंटरनेशनल की देखरेख में होगी। यह भी अच्छी खबर है, लेकिन हमें भी स्टेशन को साफ रखना होगा, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। और आज और कल बात करने वाला हूं शंकर जयकिशन जी की म्यूजिक के बारे में। शंकर जयकिशन के शंकर जी की कल बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज और कल शंकर जयकिशन साहब के म्यूजिक की धूम रहने वाली है 92.7 बिग एफएम पर। और जब भी शंकर जयकिशन जी का नाम आता है तो राज कपूर साहब का नाम आता है, मुकेश जी का नाम आता है, क्योंकि ये एसोसिएशन काबिले तारीफ रहा, 15-20 सालों तक लगातार चलता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शंकर जयकिशन जी ने अलग अलग स्टार्स के साथ काम नहीं किया, अलग अलग सिंगर्स के साथ काम नहीं किया। ऐसे ही एक स्टार जिनकी बात करना बहुत जरूरी है, वो है शम्मी कपूर साहब। शुरुआती फिल्में नहीं चल रही थी शम्मी कपूर साहब की, लेकिन दिल दे के देखो, तुमसा नहीं देखा, ये जो नासिर हुसैन साहब की फिल्में रहीं, ये सुपर डुपर हिट रहीं। लेकिन इनमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का नहीं था। इनमें म्यूजिक या तो ओपी नैयर साहब का था या उषा खन्ना जी का था। जंगली मेजर फिल्म रही, एक लैंडमार्क फिल्म रही इस कॉम्बिनेशन की। एक तरीके से गोल्ड माइन हिट कर लिया हो जैसे इस कॉम्बिनेशन ने। एक से बढ़कर एक गाने और एकदम अलग इमेज शम्मी कपूर साहब की। और इसके बाद तो एक के बाद एक लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में, उनके सुपर डुपर हिट गाने, फिर वो प्रोफेसर हो, दिल तेरा दीवाना हो, राजकुमार, बदतमीज, प्रिंस, प्रीतम, अंदाज, पगला कहीं का। सारी फिल्मों में गौर करें, म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का ही होता था। और अच्छे दोस्त थे, म्यूजिक डिस्कस भी करते थे। शम्मी कपूर साहब का भी टेस्ट बहुत उम्दा रहा म्यूजिक के सेंस में, गाने की सिटिंग पर भी बैठा करते थे। और एक और खास बात कि मोहम्मद रफी साहब आवाज बनेंगे शम्मी कपूर साहब की, एक तरीके से इसके पीछे भी शंकर जयकिशन जी का ही हाथ रहा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि शम्मी कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन जी ने पहली फिल्म कौन सी की। हिंट भी दिया कि उस नाम पर एक ब्रांड भी है, कपड़े बहुत साफ हो जाते हैं उससे। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मौका नवरात्रि में मिल जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कपल पासेस आपके नाम 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। एक और स्टार जिनको एस्टैब्लिश करने में शंकर जयकिशन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, अब से थोड़ी देर में। कल शंकर जयकिशन जी के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो आज और कल उनकी धूम रहने वाली है। और मैं बात कर रहा हूं आज उन स्टार्स के बारे में जिनको स्टारडम दिलाने में शंकर जयकिशन जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। शम्मी कपूर साहब की बात की। एक और स्टार जब सोलो हीरो के बतौर उन्होंने फिल्में करनी शुरू की, क्योंकि पहले सेकंड लीड में आते थे, राजेंद्र कुमार साहब की बात कर रहा हूं। ससुराल वो पहली फिल्म थी जिससे वो छा गए थे। बहुत बड़ी हिट फिल्म रही और गाने क्या कमाल के रहे ससुराल के। म्यूजिक ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन जी का था। और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता चला गया साल दर साल। और क्या फिल्म है उसके ठीक बाद आती है आस का पंछी, उसके बाद हमराही, आई मिलन की बेला, सूरज के गाने, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, आज की कोई भी शादी भी उस गाने के बिना पूरी नहीं होती, झुक गया आसमान जो लेक टंडन साहब ने बनाई। ये सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही 1960s में। राजेंद्र कुमार साहब जुबली कुमार बन गए क्योंकि उनके गाने क्या बेहतरीन थे। और अगर हम उन्हें जुबली कुमार कहते हैं तो विदाउट एनी डाउट हमें शंकर जयकिशन जी को भी जुबली म्यूजिक डायरेक्टर्स कहना चाहिए। शम्मी कपूर साहब के साथ शंकर जयकिशन जी ने पहली फिल्म कौन सी की थी? हिंट बहुत मजेदार है। फिल्म का नाम एक ब्रांड का नाम भी है जिससे कपड़े एकदम जगमगा जाते हैं, साफ हो जाते हैं। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और फाल्गुनी पाठक के साथ अगर गरबा करने का मौका मिल जाए नवरात्रि के टाइम पे तो क्या बात है। आज शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक की बात कर रहा हूं क्योंकि कल शंकर जयकिशन के शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है। और आज उन स्टार्स की बात की मैंने जिनको स्टारडम दिलाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, फिर वो शम्मी कपूर साहब हों या फिर कि राजेंद्र कुमार साहब हों। एक सिंगर की बात करना भी बहुत जरूरी है, किशोर कुमार साहब। और जानकर ताज्जुब होगा हम लोगों को कि 100 से ज्यादा गाने गाए किशोर कुमार साहब ने शंकर जयकिशन जी के लिए। अब जब भी शंकर जयकिशन जी का नाम आता है तो या तो जहन में मुकेश जी का ख्याल आता है या मोहम्मद रफी साहब का ख्याल आता है। किशोर कुमार साहब के साथ उनके कॉम्बिनेशन की बात ज्यादा नहीं होती। अब किशोर कुमार साहब की जिंदगी को भी दो हिस्सों में देखना बहुत जरूरी है। एक हिस्सा जब वो एक्टर थे, स्टार थे, एक हिस्सा जब वो प्लेबैक सिंगर बन गए, खासकर लेट 60s के बाद। तो शुरुआती दौर में न्यू दिल्ली शायद वो पहली फिल्म थी किशोर कुमार साहब की जिसमें म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का रहा। उसके बाद बेगुनाह, शरारत, रंगोली, ये सारी लेट 50s और अर्ली 60s की फिल्में हैं।
लगातार शंकर जी किशन जी उनकी फिल्मों में म्यूजिक देते रहे। उसके बाद जब किशोर कुमार साहब ने एक्टिंग करना कम कर दिया या छोड़ दिया और प्लेबैक सिंगर बन गए, तो दुनिया, तुम हंसी मैं जवां, मैं सुंदर हूं, लाल पत्थर, गीत गाता हूं मैं, गाना याद करें, अंदाज, ऑफ कोर्स जिंदगी एक सफर है सुहाना कैसे भूल सकते हैं, बेईमान, और लिस्ट बदस्तूर जारी रहती है। एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा कि शम्मी कपूर साहब के साथ वो कौन सी पहली फिल्म थी जिसमें म्यूजिक शंकर जी किशन जी ने दिया? हिंट दिया था कि उस नाम पर एक ब्रांड भी है जिससे कपड़े एकदम जगमगा जाते हैं। सही जवाब उजाला, झूमता मौसम मस्त महीना, वो गाना याद करें, वो इसी फिल्म का था। और सबसे पहले सही जवाब दिया है राज खड़े साहब ने मुलुंड ईस्ट से, तो आपको फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा करने का मौका मिलता है। कपल पासेस दे रहा हूं घाटकोपर गुजराती समाज राज गरबा के, बहुत बहुत मुबारक। और देखिए, जिंदगी में इन चीजों से मिठास घुलती रहती है और ये मिठास हमारी जिंदगी में लेकर आया है, आपकी जिंदगी में लेकर आया है यूनिबिक। ये तोहफा उन्हीं की कर्टसी से। और नवरात्रि की धूम है, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ वजह जानना भी जरूरी है। शक्ति की पूजा होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। कुछ मिसाल होते हैं जिन्हें देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलता है। समाज पर एक दंश है औरतों के प्रति, अगर देखें तो एसिड अटैक एक घिनौना स्वरूप है क्राइम का। ये एक एसिड अटैक विक्टिम सोनाली मुखर्जी, 22 अप्रैल 2003 की रात को कुछ ऐसा हुआ उनके साथ जब 3 लड़कों ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। 17 साल की थी वो, और उसके बाद न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक कि वो हार मान लें, दूसरा कि वो फाइट बैक करें। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और मिसाल बन गई हम सभी के लिए। अभी सोनाली मुखर्जी मेरे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर। सोनाली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया 92.7 बिग एफएम पर आने के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। जो कुछ हुआ है मैं उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानूंगा, लेकिन जो फाइट बैक किया है आपने, उसके लिए सबसे पहले मैं पूरे देश की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये जो फाइट बैक करना आपने शुरू किया, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपके लिए? मेंटली मैंने तो अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं फिजिकली तो वीक थी, लेकिन जो सब चीजें मेरे आसपास हो रही थी, मेरे साथ पूरा इंजस्टिस हुआ था, मेरी फैमिली पूरी हैंड आउट हो गई थी, मेरा ट्रीटमेंट रुक गया था, बहुत सारी चीजें ऐसे में कई मोर्चों पे मैंने देखा कि हमें फाइट करना पड़ेगा, सोशली, इमोशनली, जुडिशियली, फाइनेंशियली। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया ये सोचकर। मेरी प्रेरणा अगर आप कहें तो माँ दुर्गा ही है। तो मैं सभी सुनने वालों को भी अपनी तरफ से शुभकामना देना चाहूंगी। नवरात्र की तो बचपन से दुर्गा जी की पूजा देखी है, काली जी की देखी है, काली माँ की, और सभी देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे घर में, और हम लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। तो मैंने सोचा कि ये भी नारी थी, महिलाएं थी, और इन्होंने इतना कुछ किया है, इनके अंदर वो शक्ति थी, तो हम भी इन्हीं के अंश हैं। जब जो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, माँ काली ने जो किया, तो हम उन्हीं का अंश है, नारी का अंश है। तो हमारी अंदर भी वही शक्ति है, कुछ जगाना है और विल पावर से उसको अचीव करना है। हमने वही सोचा और हमने वही सोचकर एक एक कदम बहुत मुश्किल से मैंने आगे बढ़ाया अपने पिता के सपोर्ट में, फैमिली के सपोर्ट से, और मैंने फाइट करने का पूरा डिसाइड किया और मैंने किया और मैं कर ही रही हूँ। और इसलिए मिसाल है सोनाली मुखर्जी, एसिड अटैक विक्टिम, लेकिन फाइट बैक किया है। समाज का क्या रुख रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का क्या रुख रहा, और कौन सा एक मैसेज देना चाहती हैं पूरे देश की महिलाओं को सोनाली मुखर्जी? नवरात्रि की धूम है, दूसरा दिन है आज, 9 दिनों तक ये धूम रहने वाली है। शक्ति को पूजते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। एक मिसाल आज हमारे साथ है, एक एसिड अटैक विक्टिम, और 10-12 सालों की उनकी जो लड़ाई रही है वो वाकई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। सोनाली मुखर्जी, फिलहाल वो झारखंड गवर्नमेंट में क्लास 3 एम्प्लॉय हैं, शिद्दत के साथ काम कर रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया है इतने भयानक अटैक के बाद, जिसमें उनकी दोनों आंखें भी चली गईं, वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी सोनाली हमारे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिली? उतनी मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था तब तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इतनी कोशिश की हमने की, मेरे पिताजी ने किया, मतलब ऐसा कोई भी चीज छूटा नहीं था जहाँ से हम लोग को उम्मीद थी कि मदद होगा, सब
कुछ कोशिश कर लिए थे, सरकार हो, एनजीओ हो, मंत्री लोग हो, एमएलए, एमपी, ऑल दैट, सब कुछ कोशिश करके देख लिए थे, हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। लेकिन हमें ये लग रहा था कि पूरे सोसाइटी, पूरे दुनिया में मैं और मेरा परिवार अकेले हैं, मतलब मॉरल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि लोगों का नजरिया बदल चुका है हम लोग के प्रति। लेकिन मैंने सोचा इन सब के खिलाफ ही मैं लड़ूंगी, पर एक दिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रियलाइज होगा गलत कर रहे हैं। ये साथ हुआ है, चल उनकी बेटी के साथ हो सकता है, बहन के साथ हो सकता है। और मैंने वही किया। आज वही लोग पछताते हैं, वही लोग सॉरी बोलते हैं, वही लोग वापस आते हैं। और उस वक्त तो सरकार और समाज उदासीन था, लेकिन अब काफी अवेयर हो गया है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, सरकार से मिला है, जैसे जॉब दिया है बहुत ही ऑनर के साथ। अंग्रेजी सैंपल तो झारखंड गवर्नमेंट पूरे देश में मैं अकेली किस्टिंग हूँ जहाँ मुझे पता चला है कि सरकार ने उनको बुला के ऑनर के साथ जॉब दिया है। क्या बात, क्या बात। सोसाइटी का भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, बहुत ही सपोर्ट मिलता है। आप सोशियोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं और सोशियोलॉजी में तो एक बड़ी बात ये होती है कि आप समाज को और लोगों को समझ पाते हैं। बीच में आप केबीसी भी गई, वो एक्सपीरियंस कैसा था, कौन बनेगा करोड़पति का एक्सपीरियंस? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि केबीसी का हॉट स्ट्रीट, एक अमित जी से मिलना और वहाँ के लोगों का इतना वार्म वेलकम, तुम सपने जैसा लग रहा था। मैंने सच में, मैं इतनी इमोशनल थी, उन लम्हों को मैं महसूस कर रही थी, बस अपनी आंखों से देख नहीं पा रही। काफी दर्द था, खुशी की थी। सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ मी। एक चीज पूछूंगा आपसे कि कोई एक संदेश आप सुनने वालों को, खासकर महिलाओं को देना चाहेंगी? संदेश की है, मेरी गुजारिश ही है कि शक्ति का प्रतीक हमें ही माना जाता है, नौ दुर्गा की पूजा होती है। उसी देश में एक तरफ नारियों के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये हम सबको मिलकर आवाज उठानी है और हमें ये प्रूफ करना है कि अगला नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। हमने प्रूफ भी किया है, हमारे देश की कई नारियां, कई लड़कियों ने ये प्रूफ भी किया है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं, चले हैं। और एक दिन पूरा देश, पूरा समाज कारवां आपके साथ होगा, ये सब मेरे साथ है। वाकई एक इंस्पिरेशन। एसिड विक्टिम अटैक होते हुए भी जो 12-13 सालों की लड़ाई रही है और आज अचीव किया है सक्सेस, उन्होंने इंस्पिरेशन बनी है सोनाली मुखर्जी। पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई उनको। अन्नू कपूर साहब के आने का वक्त हो गया है, चंद मिनटों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आज वो बात करने वाले हैं खास तौर पे सायरा बानो जी से। वैसे तो कई बर्थ एनिवर्सरीज, बर्थडेज मैं सेलिब्रेट करता रहता हूं, लेकिन राजन इमरानी साहब हमारे सुनने वाले हैं, दोस्त हैं हमारे, वो बताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं अगर मैं चूक जाऊं कभी तो। राजा नवाथे साहब बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं। राज कपूर साहब के असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया, आग बरसात जैसी फिल्मों में उनको असिस्ट किया। पहली फिल्म उनकी रही राज कपूर साहब की, नरगिस जी के साथ, राजा की आएगी बारात याद करें। फिल्म हालांकि बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन उसके बाद जो फिल्म आई बसंत बहार, वो हिट हो गई। उसके बाद सोनी महिवाल उन्होंने बनाई, वो भी एक हिट फिल्म रही। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही गुमनाम, मनोज कुमार जी वाली। एक और फिल्म बहुत ही मजेदार, मनचली। और एक बार शुक्रिया राजन इमरानी जी का। 92.7 बिग एफएम पर कल सुबह 7 बजे फिर से हाजिर हो जाऊंगा। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth, presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. जैसे बारिश का असली मजा वही है जब हम बहुत गर्मी के बाद बारिश को एक्सपीरियंस करें। ठंड का मजा तभी है जब हमने बहुत ज्यादा गर्मी देख ली हो और उसके बाद ठंड का इंतजार हो। उसी तरीके से मिलने का मजा तभी आता है जब काफी दिनों से ना मिले हों। तो बिछड़ना भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की डेट में जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, फिर भी वो जो मजा होता है कि बहुत दिन से नहीं मिले और फिर मिलने का मौका मिल गया, वो कमाल का होता है। और ऐसा लगता है कई बार मुझे कि एक दिन का इंतजार आप लोगों से मिलने के लिए वो भी बहुत ज्यादा है। आज फिर मिलते हुए एक बार सुबह सुबह 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और वादे के मुताबिक इस पूरे हफ्ते सेलिब्रेशन चलता रहेगा मिस्टर बच्चन का। मिस्टर बी कहते हैं हम उन्हें, इज्जत से भी प्यार से भी, हैं वो लिविंग लेजेंड। अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहा हूं। 11 अक्टूबर को 73rd बर्थडे है उस महान शख्सियत का।
और इतने पहलू हैं उनकी जिंदगी के और इतने इंस्पायरिंग पहलू हैं, हम उन्हें एंग्री यंग मैन की तरह देखते हैं। ऑन स्क्रीन पर्सोना उनका इस तरीके का बना 70s और 80s में, लेकिन एक आयाम और भी उनकी शख्सियत का, फिल्मों में जो उन्होंने किरदार निभाए, रोमांस करने का स्टाइल उनका कमाल का हुआ करता था। रोमांटिक अमिताभ बच्चन साहब को जानेंगे और अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक बहुत ही खास बातचीत जो कुछ दिन पहले हुई, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक फिल्म के बारे में, खास तौर पे आज 92.7 बिग एफएम पर। और एक कोशिश हमारी 92.7 बिग एफएम पर जो 2 अक्टूबर को यानी कि महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुई, बिग गांधीगिरी, जो एक सपना रहा महात्मा गांधी का और हम सबका सपना होना चाहिए कि हम उस जगह को एकदम साफ सुथरा रखेंगे जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं। और आज उसी के तहत अपने मुंबई को साफ रखने की कोशिश में आज हमारे साथ होने वाली है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। अकेले ही एक मुहिम छेड़ रखा है कई सालों से, क्लीन मुंबई उसका नाम है। कुंती ओझा हमारे साथ होने वाली हैं। जानेंगे जब अकेले वो झंडा उठा सकती हैं सफाई का, तो हम मिलकर क्यों नहीं उठा सकते। ये वक्त होता है जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं हम लोग और जानते हैं कि आज की तारीख में ऐसा क्या हुआ जो अभी भी हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। 2 बातें हुई आज की जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, एक तरीके से लाइफस्टाइल हमारी बदल दी है उसने। एक चीज तो हुई और बहुत ही खास चीज हुई कि आज के ही दिन 1952 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नर्ड सिल्वर ने दोनों ने मिलकर बार कोड का आविष्कार किया। बार कोड वो चीज जिसके बिना हम आज एक चिप्स का पैकेट भी नहीं खरीद पाते हैं। मशीन उसे रीड कर लेता है, वो चीज सिस्टम में फीड हो जाती है, रिकॉर्ड में दाम हमें पता चल जाता है, बिल हमें मिल जाता है। हमारे शॉपिंग के तरीके को किस तरीके से बदल दिया है। वो जो पर्चियों पर लिख दिए जाते थे 30 रुपए के आलू और 50 रुपए के प्याज, वो धीरे धीरे बार कोड ने हटा ही दिया है उस सिस्टम को। एक और चीज हुई जिससे लाइफस्टाइल बदली है, हमारे काम करने का तरीका बदला है। आज के दिन 1806 में 1806 में पहला कार्बोनेटेड पेपर मार्केट में आया था। अब कार्बोनेटेड पेपर को हम और आप आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में कार्बन पेपर कहते हैं, ब्लैक पेपर भी कहा जाता है उसे। एक ब्रिटिशर रहे, इंग्लिशमैन राल्फ वेजवुड, उन्होंने इसका आविष्कार किया। देखिए उसके बाद से कोई भी चीज छिपी हुई नहीं रही, एक कॉपी लिखा और उसके 2-3 कॉपी कार्बन पेपर के थ्रू बनते चले गए। आज भी जिस तरीके से हम मेल्स लिखते हैं खासकर ऑफिस में, तो सीसी और बीसीसी करने का रिवाज है। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कार्बन कॉपी से ही हो गई थी। और म्यूजिक के लिहाज से, मौसीकी के लिहाज से आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की बर्थ एनिवर्सरी है। वो आवाज जिसने कहीं ना कहीं एक नया सिंगिंग स्टाइल निकाला, बेगम अख्तर की बात कर रहा हूं। आज के ये दिन यानी कि 7 अक्टूबर को 1914 में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और 7 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना सीख लिया। अब्दुल वाहिद खान लाहौर के उनके सबसे पहले गुरु रहे और सबसे ज्यादा जिनसे उन्होंने गाना सीखा, म्यूजिक सीखा, वो थे उस्ताद झंडे खान। उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस देने लगी और पहला मेजर परफॉर्मेंस माना जाता है बेगम अख्तर जी का जब वो महज 15 साल की थी। बहुत पसंद आया लोगों को। वो गजल भी गा लेती थी, दादरा भी गा लेती थी, ठुमरी भी गा लेती थी और परफॉर्मेंस, जो लाइव परफॉर्मेंस उनके होते थे वो कमाल के होते थे। और जब टॉकी एरा शुरू हुआ 1931 के बाद, जब फिल्में बोलने लग गई, उनमें गाने आने लग गए, तब वो परफेक्ट थी कि उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिले। और ऐसा ही हुआ, कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, ऑब्वियसली खुद के लिए गाने भी गाए, बेहतरीन गाने गाए। रोटी महबूब खान साहब की एक फिल्म 1942 में आई थी, उसमें उन्होंने 6 गजलें गाई थी। हालांकि सिर्फ 3 गजलें ही इस्तेमाल हुई, रिकॉर्ड में आई फिल्मों में। अनिल बिस्वास साहब का म्यूजिक था। शादी के बाद हालांकि थोड़ा गैप आया था उनके करियर में, सिंगिंग करियर में, लेकिन कहां रुकने वाला होता है म्यूजिक का पैशन। वो फिर से परफॉर्मेंस देने लग गई, गाने लग गई। जश्न पूरे हफ्ते चलने वाला है क्योंकि 11 अक्टूबर यानी कि संडे को सुपरस्टार, मेगा स्टार, मेगा स्टार, मिस्टर बी, मिस्टर बच्चन, मिस्टर एबी, किसी भी नाम से, किसी भी एडजेक्टिव से बुला ले, अमिताभ बच्चन साहब का 73rd बर्थडे है। और वादे के मुताबिक उनके अलग अलग पहलुओं की बात करता रहूंगा पूरे हफ्ते। और आज बात करने वाला हूं उनके एक ऐसे पर्सोना की, एक ऐसे आयाम की जिसकी बात कम होती है। एंग्री यंग मैन के तौर पे हम जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, क्योंकि ज्यादातर रोल उस तरीके के ही किए, गुस्से वाले रोल किए, लेकिन मोहब्बत वाले रोल भी, रोमांटिक रोल्स भी
कमाल के किए, स्टाइल के साथ किए। तो आज उन रोल्स की बात करने वाला हूं और खुद मिस्टर बच्चन होंगे मेरे साथ। एक बहुत ही खास बातचीत हुई उनसे, उनकी एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म के बारे में। ये सब कुछ बस अब से थोड़ी देर में, और एक सवाल भी पूछता हूं। उस फिल्म का नाम गेस करके बताइए जो चली हालांकि बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत पैर उसमें अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन जी दोनों ने साथ में मिलकर बहुत रोमांटिक फिल्में की हैं। हिंट यही है कि वो फिल्म चली नहीं, उसका एक गाना हालांकि बहुत ज्यादा चल गया। रोमांटिक फिल्म कहा जा सकता है उसे। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और एक बेहतरीन किताब अमिताभ बच्चन साहब पर लिखी हुई आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, वो आपके नाम हो सकती है। हफ्ते के बीचों बीच आ चुके हैं हम 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिट ते हिट रहेंगे। तो आज 7 अक्टूबर को बुधवार के दिन क्या क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, ये जान लेते हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। और मुंबई से मॉनसून का निकलना शुरू हो गया है, जिसको मॉनसून विड्रॉल कहते हैं। हालांकि इस बीच में हवाएं चली हैं और मिनिमम टेम्परेचर जो मुंबई का है वो 0.5 से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम देखा गया है, करीब करीब 23 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन फिर भी गर्मी तो हमें लग रही है और मॉनसून कमजोर रहा। इसकी वजह से 20% वाटर कट जो बीएमसी ने लागू किया हुआ है मुंबई में रेसिडेंशियल एरियाज में। लेकिन रेसिडेंट्स का कहना है, नागरिकों का कहना है कि ये 20% सिर्फ पेपर पे है। जो नल हैं वो ड्राई ही रहते हैं, पानी नहीं आता है। और करीब करीब 1500 रुपए 10,000 लीटर पानी के लिए हर रोज खर्च करना पड़ता है, क्योंकि टैंकर से अब पानी लिए जाते हैं मुंबईकरों को। बीएमसी का हालांकि इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि बेस्ट, मुंबई की एक लाइफलाइन बेस्ट की बसेस भी होती हैं, 30 लाख का आंकड़ा फिर से पार कर गया है पैसेंजर्स की अगर बात करें तो। जून में 28 लाख पैसेंजर्स ही कम्यूट कर रहे थे बेस्ट से, जो कि पिछले साल सेम पीरियड की अगर बात करें तो 40 से 45 लाख पैसेंजर्स यूज करते थे बेस्ट की बसेस। लेकिन बेस्ट ने कोशिश शुरू कर दी है और शिद्दत के साथ जुट गए हैं कि पैसेंजर्स उन्हें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग बेस्ट के बसेस को इस्तेमाल करें। टारगेट 35 लाख का है, पूरा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छी बात है। और एक अच्छी बात यह भी है कि आईआईटी में जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको अब फीस नहीं देनी पड़ेगी। कल ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी जी ने यह फैसला लिया। 16 आईआईटीज की बैठक हुई और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि कोई बहुत स्टीप हाइक फीस में फिलहाल नहीं की जाएगी। पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए यह डेफिनेटली एक अच्छा कदम है। पूरे हफ्ते अमिताभ बच्चन साहब को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को उनका 73rd बर्थडे है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, कितना कुछ करते रहते हैं। अलग अलग पहलुओं की बात करने वाला हूं इस पूरे हफ्ते। और आज का जो पहलू है, आज का जो आयाम है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो ऑन स्क्रीन इमेज बनती है अमिताभ बच्चन साहब की, वो एंग्री यंग मैन की बनती है। ज्यादातर फिल्में उसी तरीके की की अमिताभ बच्चन साहब ने। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अलग फिल्में नहीं की, रोमांटिक फिल्में नहीं की। अगर अमिताभ बच्चन साहब की शुरुआत देखें तो कुछ फिल्में जो उन्होंने की और नहीं चली, जैसे कि प्यार की कहानी, एक नजर, संजोग, सोशल फिल्में थी, रोमांटिक फिल्में थी। बहुत ही सहज तरीके से अपने किरदार को निभाया करते थे इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब। लेकिन असल तौर पे जो हमने उनका एक रोमांटिक पहलू देखा और फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही, वो थी अभिमान 1973 में। देखिए, एक तरफ सलीम जावेद साहब और प्रकाश मेहरा जी ने मिलकर जंजीर बनाई, अमिताभ बच्चन साहब का एंग्री यंग मैन इमेज हमें देखने को मिला। उसी साल अभिमान भी रिलीज होती है और एक सॉफ्टर साइड दिखाई देता है बच्चन साहब का। और क्या फिल्म, एक रेंज दिखाते हैं अमिताभ। अगले ही साल एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म आती है, बहुत ही प्यारी कहानी पर यह फिल्म बनाई थी सुलहिंदु रॉय साहब ने, सौदागर। गुड़ बनाते हैं इस फिल्म में नूतन जी, साथ में पद्मा खन्ना, और क्या काम कर गए अमिताभ बच्चन साहब। उसे भी मैं रोमांटिक फिल्मों की ही श्रेणी में रखूंगा। बच्चन सेलिब्रेशन चल रहा है 92.7 बिग एफएम पर, क्योंकि 11 अक्टूबर यानी कि संडे खास दिन है, 73rd बर्थडे है द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब का। कितना कुछ कर गए हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, देखकर कई बार लगता है कि कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। और 70s का दशक देखें तो उसमें भी ऐसा ही लगता है कि जहां एक तरफ एंग्री यंग मैन बने हुए थे, वो ज्यादातर फिल्में उनके लिए वैसे ही लिखी जा रही थी, लेकिन साथ ही कुछ अलग फिल्में भी कर रहे थे।
अपने ऑन स्क्रीन इमेज को तोड़ते हुए रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे। 1975 डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा खास साल अमिताभ बच्चन साहब के लिए, जहां पे दीवार रिलीज होती है, शोले रिलीज होती है, फरार रिलीज होती है, जमीर रिलीज होती है, वहीं पे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की मिली भी रिलीज होती है। और जैसा मैंने कहा कि क्या रोमांटिक एंगल था अमिताभ बच्चन साहब का जया बच्चन जी के साथ इस फिल्म में। बहुत ही दबा हुआ रोमांस था, लेकिन क्या खूबसूरत कहानी इस फिल्म की। एक और फिल्म जिसको बनने में 4-5 साल लग गए, वो भी रोमांटिक फिल्मों की ही गिनती में आएगी। मुझे अच्छी लगती है फिल्म, और गाना क्या कमाल का उस फिल्म का। मौसमी चटर्जी के साथ अमिताभ बच्चन, मंजिल याद करें। हालांकि फिल्म 1979 में रिलीज हुई, 1974-75 में बननी शुरू हो गई थी वो फिल्म। 75 की ही बात करूं तो एक फिल्म की बात करना जरूरी है। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की साथ में की गई एक फिल्म, अमिताभ बच्चन साहब के शुरुआती दौर की फिल्म, वो फिल्म हालांकि बिल्कुल भी नहीं चली, एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। बहुत बेहतरीन कहानी, रोमांटिक फिल्म। फिल्म का नाम बताइए। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और अमिताभ बच्चन साहब पर लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपके नाम। अमिताभ बच्चन सेलिब्रेशन पूरे हफ्ते चलता रहेगा, क्योंकि 11 अक्टूबर खास दिन, 73rd बर्थडे, हम सबके ऑल टाइम फेवरेट अमिताभ बच्चन साहब का, द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब का। और मैं कह रहा था कि 1975 एक बहुत ही खास साल रहा अमिताभ बच्चन साहब के लिए। एक के बाद एक उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। ठीक अगले साल एक और फिल्म रिलीज होती है। उसके बारे में अगर अमिताभ बच्चन साहब खुद बात करें, खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर, तो क्या बात है। कुछ दिनों पहले इस खास फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हुई उनके साथ। कभी कभी तकरीबन 90% फिल्म जो है वो कश्मीर में बनी, श्रीनगर में और आसपास। और ताज्जुब की बात यह है कि यश जी ने इस फिल्म को, जब दीवार की शूटिंग चल रही थी उसी जमाने में इसकी भी शूटिंग की। तो दीवार की शूटिंग के दौरान 1 महीने या 1-1.5 महीने की, अक्टूबर-नवंबर के बीच उन्होंने थोड़ा समय लिया और कभी कभी बना दी। तो 2 अलग अलग तरह की फिल्में एक साथ बनाना एक अपने आप में एक काफी अच्छा एक तजुर्बा रहा, और यश जी के लिए भी एक अद्भुत अनुभव। और ये अनुभव सर अद्भुत सिर्फ आपके यश चोपड़ा जी के लिए नहीं रहा। ऑडियंस से पूछें क्या खूबसूरत फिल्म रही कभी कभी। ये थे खुद अमिताभ बच्चन साहब, खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर, और उनसे और भी फिल्मों के बारे में बात होगी, क्योंकि पूरा हफ्ता तो बाकी है अभी, खास हफ्ता अमिताभ बच्चन साहब स्पेशल। आगे यश चोपड़ा साहब के साथ सिलसिला एक और बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक फिल्म, ऐसे बोल सकते हैं ऋषिदा की 2 फिल्में, जुर्माना और बेमिसाल। और 2 अक्टूबर से 92.7 बिग एफएम की एक मुहिम है। मुहिम ये कि हम और आप जुड़ें, सोचें और कुछ करें अपने शहर को साफ करने के लिए। बिग गांधीगिरी हमारी एक मुहिम है, और एग्जाम्पल्स बहुत हैं, ढूंढने की जरूरत होती है बस। तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ढूंढ कर लाया हूं, एक मिसाल है वो। कुंती ओझा क्लीन मुंबई चलाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, और कई सालों से खुद ही लगी हुई हैं मुंबई शहर को सुंदर देखने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए। कुंती, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। और अगर मैं पूछूं कि इस मुहिम की शुरुआत कैसे की आपने? मैं क्लीन मुंबई फाउंडेशन चला रही हूँ। मैं जब 92 में मैंने देखा था कि कचरा काफी जगह पे खुला रहता था और सब लोग डालते थे और कुछ भी वहाँ शेल्टर नहीं था। दूसरी बात कि जो हमारे बीएमसी के वर्कर थे वो 6-6 घंटा ये खुली लॉरियों में, खुली ट्रक में फिरते थे और उनको सांस लेना भी बहुत मुश्किल था, और इसके लिए वो लोग दारू पी के भी काम करते थे। तो ये सब देख के मुझे लगा कि ये कचरा कौन करता है, और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये हम वो तो कचरे लेने वाले, तो वो भी हमारे भाई है, बहनें हैं, और उनको हमारे लिए वो कितनी मुसीबत और कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत, ये दरिद्रता मेरे को बहुत प्रेरित किया, और मैंने सोचा कि नहीं मैं कुछ करूं कि जिससे ये जो हमारे सफाई के कर्मचारी हैं उनका कुछ काम सरल बने और ज्यादा हाइजीनिक बने। तो कुंती, ये भी पूछना चाहूंगा कि बीएमसी को कैसे अप्रोच किया आपने, और जब उनसे मिली तो उनका क्या रुख था? तो
जब भी मैंने सोचा कि ये काम मैं शुरू करूं तो मैं सीधी बीएमसी कमिश्नर के पास पहुंची, क्योंकि वो तो हमारे हेड है। और तभी वो कमिश्नर बहुत राजी हो गए। उन्होंने बोला कि मेरे दरवाजे खुले हैं, आपको जो करना है वो करिए। तो मैंने सोचा वो ना आसान है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी अपने मुंबई कर है उनको कभी भी ऐसा लगे कि ये कचरा नहीं होना चाहिए, तो वो खुद जाके जो अपने वार्ड ऑफिस में जाएंगे और वार्ड ऑफिसर से बात करेंगे। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलता ही है। और कभी भी ऐसा घबराना नहीं कि अरे मेरा कौन सुनेगा, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात सुनने के लिए हमेशा बीएमसी तैयार है। क्या बात है, एक आशा है आपकी बातों में डेफिनेटली। कुंती, थोड़ी देर में कुंती ओझा से जानेंगे जो क्लीन मुंबई चलाती हैं, 92.7 बिग एफएम पर हैं हमारे साथ, कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, आम मुंबईकर कैसे जुड़ सकता है और क्या योगदान उनका हो सकता है मुंबई को साफ और सुंदर बनाने में। वैसे एक तरीका तो है बिग गांधीगिरी, जो हमारी मुहिम है अपने अपने एरियाज को साफ करने में, एक कोशिश है हमारी, साथ में जुड़ते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और जुड़िए, बिग स्पेस अपनी जगह का नाम स्पेस अपना नाम लिख भेजिए 55454 पर। कोशिश करते हैं। और गंदगी को रफू चक्कर करना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी से, अपने शहर से, और उसके लिए हमारी एक मुहिम है 92.7 बिग एफएम पर बिग गांधीगिरी। और अलग अलग एग्जाम्पल्स हम ढूंढ कर लाते हैं ताकि हम इंस्पायर हो सकें। आज एक ऐसी ही मिसाल हमारे साथ है कुंती ओझा। 20-25 सालों से लगातार शिद्दत के साथ मुंबई को खूबसूरत बनाने के लिए और साफ सुथरा बनाने के लिए उन्होंने जंग छेड़ रखी है और बहुत आशावादी हैं। कुंती अभी हमारे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कुंती। और ये बताइए कि आम आदमी कैसे जुड़ सकता है शहर को साफ सुथरा रखने में? देखो, मैंने तो 92 में किया था, तभी तो इतना गंदा भी नहीं था। अभी तो ज्यादा गंदा है, क्योंकि और काफी सुधार भी है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी जो बाहर के लोग आते हैं, दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले एंड इवन अमेरिका वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स, वो लोग बोलते कि नहीं हमको तो लगता है कि बम्बई पहले से ज्यादा क्लीन है। कोशिश तो करते ही रहने का। और हमारा एक दूसरा कारण है स्लम, और वहाँ जो इन्फ्लक्स है उनको मालूम नहीं होता है कि ये शहर है, ये गाँव नहीं है। तो वो उनको जो शहर की तरह देखे और उस तरीके से अपना बर्ताव करे तो हमारा शहर साफ रह सकता है। गांधी जी ने हमको भारत की स्वतंत्रता दी, कितनी बड़ी, उससे बड़ा क्या काम है। और हम लोग एक स्वच्छता नहीं दे सकेंगे गांधी जी को। तो अभी हमको हमारा विचार और हमारा हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे शहर को हमको स्वच्छ रखना है और इसके लिए मैं जो भी कर सकूं मैं करना चाहता हूं। और बहुत मामूली चीज है, आप बस कचरा करना बंद करो और अपने घर और ऑफिस में देखिए कि कहाँ हमारी भूल होती है। बिल्कुल, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है और ये आपने करके दिखा दिया है कुंती। ये नहीं, कुंती ओझा क्लीन मुंबई ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। गांधीगिरी सही मायने में यही है। और 92.7 बिग एफएम की जो मुहिम है बिग गांधीगिरी, हम सब मिलकर अपने अपने एरियाज को भी साफ करने की कोशिश करें तो बड़ी बात होगी। और शुरुआत बिग गांधीगिरी से करते हैं। बिग स्पेस अपने एरिया का नाम स्पेस अपना नाम भेज दीजिए 55454 पर और शामिल होते हैं बिग गांधीगिरी में। अमर अकबर एंथनी, इस फिल्म की बात मैंने कल की थी क्योंकि विनोद खन्ना साहब का बर्थडे था। आज इसकी बात अन्नू कपूर साहब करने वाले हैं कि इसकी कहानी कैसे लिखी गई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल है, फॉलो करने लग जाइए, मजेदार बातें होती हैं वहां। RJ सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज है, वहां भी जुड़ सकते हैं। तो शुक्रिया, इजाजत। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।